जिंदगी की रफ्तार तेज होती जा रही है और इस तेजी के साथ हमारी उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। पर जब ये उम्मीदें कई बार नाकामयाब होती हैं तो पनपते हैं दिल दहला देने वाले जुर्म। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। जुर्म ऐसे होते हैं जिनकी कल्पना करना मुश्किल है, जो स्वार्थ के गहरे जाल में बंधे होते हैं और उनके लिए अपनी खुशियाँ इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वो कोई भी अपराध करने से बाज ही नहीं आते। इस एपिसोड में स्वार्थ और अपेक्षाओं के गहरे समंदर में छिपा है एक घिनौना जुर्म। देखिए सर, हमारे डिजिटल टारगेटिंग मॉडल से आपकी कंपनी को 15% सेविंग एंड 40% व्यूअरशिप रीच मिलेगी, जिससे आपकी कंपनी का मार्केट शेयर सिर्फ 3 महीने में सबसे हाईएस्ट होगा। वाह, आई मीन क्या कमाल की प्रेजेंटेशन दी है आप। थैंक यू। और आई एम फुली कन्विंस्ड कि आपसे बेटर और कोई ये ब्रांड समझा ही नहीं पाया। मिस्टर विशाल, कांग्रेचुलेशन। इस साल का एडवर्टाइजमेंट बजट आप ही को मिलेगा। थैंक यू। और वो भी मिस डिम्पल की वजह से। ओके गाइस, मुझे अब चलना पड़ेगा। सो कांग्रेचुलेशन मिस्टर विशाल। हैव अ नाइस डे गाइस। थैंक यू। मीतू, लगता तुम्हारी फ्रेंड इस बार प्रमोशन लेके रहेगी। नहीं सर, मीतू इक्वली टैलेंटेड है। चलिए सर, मैं और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेती हूँ। सी यू गाइस। पापा, आपको पता है इस बार मेरी सैलरी रेस पक्की है। मैंने एसयूवी चाय दी है। क्यों नहीं बेटा? डिम्पल पुत्र, तो इतनी गाड़ी को करेगी क्या? पिछले साल ही तो आपने एक बड़ी गाड़ी ली है। हम घर में 3 ही तो लोग हैं। क्या करेगी तू इतनी गाड़ियों का? मम्मी, वो गाड़ी ना सिर्फ मैं चलाऊंगी ऑफ रोड ट्रिप्स के लिए। क्यों पापा? हो तो रहने देना, उड़ने दे उसे, करने दे अपने मन की। शादी के बाद पता नहीं कर भी पाएगी या नहीं। हाँ, कर नहीं पाऊंगी, करवाऊंगी। क्या किस्मत है यार बंदी की। इतना बड़ा क्लाइंट, वो भी 3 साल के लिए। किस्मत नहीं, मेहनत है। तुम कर सकते हो इतनी देर मेहनत। थैंक यू सो मच। इसीलिए तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और अब प्रमोशन भी मिल गई है और शादी भी करने वाली हो तुम। एक्सक्यूज मी। फ्रेंड्स के साथ तो बिजी हो क्या? बाद में कॉल करूं? नहीं, इट्स ओके। बस बॉस ने ना छोटी सी प्रमोशन पार्टी रखी है, बस केक एंड ऑल। 2 साल में 2 पार्टी, वो भी प्रमोशन वाली। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि शादी के बाद भी तुम ऐसे ही जॉब करोगी क्या? और नहीं तो क्या। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हें मैं टफ कंपटीशन देने वाली हूँ? मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन देख लो टफ कंपटीशन होगा। ठीक है, मैं भी रेडी हूँ। रियल गोल्ड है? नहीं, अभी तो सिर्फ गोल्ड पॉलिश है। अगले साल पूरा 24 कैरेट गोल्ड ला दूंगा। जरूर, हर साल तुम यही बोलते हो। ऐसी बात नहीं है मैडम, अब तो तुम्हें भी पता है कि किस्मत बदलने वाली है। अच्छा, मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट तो दो। मुझे तो चाहिए। हटना नहीं तो। दे दो ना प्लीज। ओए, तू क्या देख रहा है? हमें जग्गा से मिलने के लिए निकलना था, वही पूछने आया था मैं आपसे। हाँ तो चल चल, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। ऐसा लग तो नहीं रहा आपको देखकर। अरे हाँ हाँ, चल चल चल। अब देर नहीं हो रही तुझे, चल। सब तैयारी हो गई है। उम्मीद करता हूं हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और उसकी सही कीमत मिलेगी। हाँ बिल्कुल जग्गा भैया, हम सबको सही कीमत मिलेगी। मोंटी, एक बार फिर से सोच लेते हैं ये सब। भैया अब फिर से सोचने मत बैठ जाना, कभी तो हिम्मत दिखाओ।
रोज रोज नहीं मिलते ऐसे मौके। अपने भाई को देख, इसकी हिम्मत। तो जग्गा भाजी प्लान क्या है? प्लान ये है कि हर चीज चेक कर लेना, मुझे कुछ भी गड़बड़ी नहीं चाहिए उसमें, समझ गए ना? आपने चावल जी को फोन कर दिया? अरे यार मैं भूल गया, मैं कर रहा हूँ अभी। अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैंने तुम्हें कहा था ना, ये मेरा वरी का सामान है, इसे गिफ्ट पैक करना है। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं खुद कर लूंगी। तू ठीक है ना? इतनी टेंशन क्यों ले रही है? हम सब है ना। यार टेंशन कैसे ना लूं? तुझे पता है ना, मुझे मिस मैनेजमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। बस यार कुछ गड़बड़ ना हो। तू बस एंजॉय कर। चल चल। ये मोंटी, हमारे यहाँ पर ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। और कितना टाइम लगेगा? बस जग्गा भैया, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाले हो सकते हैं। तुम परेशान मत हो, हमारे परिवार में भी तुम्हें वो सारी खुशियां मिलेंगी जो तुम्हें तुम्हारे परिवार में मिलती। मैं जानती हूँ। तुम लोग भी रेडी हो जाओ। कौन हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? आकाश! 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 क्या हुआ? निपल, निपल, निपल! आकाश! 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 मुझे कहाँ ले आए हो? कौन हो तुम लोग? प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं इसे यहाँ अपने घर में ऐसे नहीं रख सकता। और हम इसे यहाँ लाए हैं क्यों? मोंटी कुछ बोलेगा भी? प्लान के मुताबिक तो हमें इसे मार डालना था ना। नहीं, इसे मार नहीं सकते। अगर हमने इसकी जान ले ली तो हम इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्यों मेरी प्यारी दुल्हनिया? इसकी जान से भी ज्यादा कीमती तो कुछ और है जो मैं वक्त आने पर बताऊंगा। इसका ध्यान रखना, मुझे ये जिंदा चाहिए। और ध्यान रखना कहीं भाग ना पाए। मैं अभी आया। लोग ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ो। मोंटी, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि उस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्लीज मेरी हेल्प करो। इसको जिंदा क्यों ले आए? गहने कहाँ है तुम्हारे? इसके गहने कहाँ पे है? इसके मुझे सारे गहने चाहिए। ये कप यहाँ क्यों रखा है? दिखाई नहीं देता? ले रही हूँ दीदी। और ये क्या है? क्या है ये? सफाई कर रही हूँ ना दीदी। ऐसे होती है सफाई? तो एक काम कर, काम छोड़ दे।
हमेशा बहाने रेडी रहते हैं। और डिम्पल, डिम्पल बेटा जाने देना, गलती हो जाती है लोगों से। मेरे से कोई गलती ना हुई है डिम्पल दीदी, कि आपको तो आदत है मेरी गलतियां निकालने की। इस घर में जितना मैं काम मैं करती हूँ ना, कोई ना कर पाएगा इस घर में काम। देखा मम्मी, इसके कितने नखरे बढ़ गए। अब कल से ना मैं ही काम किया करूँ। कल से क्यों, अभी से मैं ही काम करती हूँ। तू दे इधर, तू जा, छोड़। काम करना है नहीं, नखरे देख लो। ये क्या सफाई करती है। शादी होने के बाद जब हम डिम्पल को लेकर निकले तो सबसे पहले आकाश की गाड़ी निकली। उसमें आकाश, डिम्पल, मेरी बेटी और ड्राइवर था। और कुछ टाइम बाद हम निकले और जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मैंने देखा कि 3 लोग जिन्होंने मास्क पहने हुए उनके पीछे गया। वो देखते देखते बहुत दूर चले गए। नहीं तो आप लोगों ने कुछ तो देखा होगा। कहाँ है मेरी बेटी? क्या हो गया? कहाँ गए? आपने टाइम रहते हुए सिर्फ रोका क्यों नहीं? ऐसे कैसे जाने दिया? आकाश, 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 क्या हुआ तुझे? आप बताते क्यों नहीं है? मेरी बेटी कहाँ है बताइए। भाई साहब देखिए देखिए देखिए, 1 मिनट। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। आपस में लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है। टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि डिम्पल को ढूंढने में टाइम लगाएं। आप लोग जितना लड़ाई झगड़े में टाइम लगाएंगे, डिम्पल की जान को उतना खतरा बढ़ता चला जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए बात। 1 मिनट जोगिंदर, आसपास का एरिया अच्छी तरह से सर्च करवाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। ढाबा तो बंद है। कोई है क्या? बात सुनो, ढाबा बंद है। हाँ जी सर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ बगल में कुछ शोर शराबा सुनाई दिया तुम्हें? कुछ लोग लड़की को उठा के ले गए? नहीं सर, मैं किसी काम से मार्केट गया हुआ था। ये सीसीटीवी काम करता है जो ऊपर लगा है? हाँ जी सर। जोगिंदर, ये सीसीटीवी की फुटेज निकलवाओ। जी सर। जाओ। डिम्पल और आकाश जिस गाड़ी में थे उस ड्राइवर का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक नहीं, लेकिन सर्च जारी है। पता करो वो डर के मारे भागा था या इस किडनैपिंग के कांड में उसका भी हाथ है। हो सकता है सर। जोगिंदर, ये भी पता करो इस जगह पर इससे पहले ऐसी कोई वारदात हुई है क्या? मुझे लगता है हमें दोनों परिवार से दोबारा बात करनी होगी। फिरौती की कॉल नहीं आई अभी तक, ये बात बहुत खतरनाक है। बिना वक्त गवाए अपनी जांच का दायरा बढ़ाओ। मुझे पूरा यकीन है किडनैपर्स शहर छोड़कर अभी बाहर नहीं गए होंगे, शहर में ही कहीं छुपे हुए होंगे। पता करो। जी सर। मेरी प्यारी बानी को भूख लगी है, मैं अपनी बानी के लिए खाना बनाऊंगा और हम दोनों साथ में खाएंगे। हाँ, इंतजाम कर लिया है जैसे आपने कहा था। कल ले आऊंगा। ए मोंटी, सारा दिन यहीं पड़ा रहेगा क्या? जा दुल्हन को खाना दे दे।
दे आता हूँ भैया। अच्छा तुम अंदर चलो, काम है तुम्हारे साथ। क्यों बांध के रखा है? मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। रोटी खा ले। मोटी तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या क्या तूने? भैया दुल्हन है, स्वागरात तो बनती। चुप कर, अब एक जोर का तमाचा मारूंगा, सारी अकल टिकानी आ जाएगी तेरी। ये हालत देख उसकी। हमने कौन सा उसको घर वापस भेजना है जो उसकी हालत देख कर करूं? ये करण कौन है? आपकी बेटी डिंपल और करण में काफी गहरी दोस्ती थी। दिन में 3 से 4 बार बात होती थी उनकी, और वो भी काफी घंटों तक। हमें नहीं पता सर, उसके तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे। करीबन 1 महीना पहले उन दोनों की आपस में बातचीत होना बंद हो गया, खासतौर से तब से जब से आकाश और डिंपल का रिश्ता पक्का हुआ। ये कोई इत्तेफाक है या आप लोग कुछ बात छुपा रहे हैं हमसे? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बेटी कोई ऐसे वैसे कैरेक्टर की लड़की नहीं है। ये वक्त किसी पे आरोप लगाने का नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी बच्ची को हम जल्द से जल्द ढूंढ पाएं, बचा पाएं, सच सच बताइए। जी, वो उसका बॉयफ्रेंड था। बोलने दीजिए। मुझे बोलने दीजिए ना। दोनों कॉलेज के दिनों से ही रिलेशनशिप में थे। जब दोनों ने कॉलेज पास आउट किया और डिंपल की जॉब लगी, तब करण के साथ उसका कोई भविष्य नहीं लगा। और जब हमने आकाश के साथ अरेंज मैरिज की बात की तो उसने हाँ कर दी। बस उसी के बाद से उसने उससे बात करनी बंद कर दी। कहाँ मिलेगा ये करण में? कुछ एड्रेस वगैरह पता है आप लोगों को? मीतू को पता होगा करण का एड्रेस। जी, करण डिंपल से प्यार करता था और उनका अफेयर तकरीबन 6 साल तक चला। लेकिन अपने मतलब के लिए किसी को प्यार करके फिर छोड़ देना, ये सही तो नहीं है ना। इसलिए आकाश से रिश्ता जोड़ते वक्त मैंने डिंपल से करण की बात की थी, लेकिन डिंपल ने अपना मन बना लिया था। लेकिन वो डिंपल को किडनैप करने जैसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन नीतू जी, ऐसे में अक्सर गलत कदम तो उठाया ही जा सकता है। ये जो लड़का है करण, इसका पता मालूम है आपको? मुझे सिर्फ रंजीत एवेन्यू का पता है, क्योंकि हम वहाँ अक्सर गोले वाले के पास मिला करते थे और वो हमारा हैंग आउट जोन हुआ करता था। पर मुझे उसका घर का एड्रेस नहीं मालूम। सच में? ताज्जुब की बात है, 6 साल पुरानी दोस्ती और अपने दोस्त का पता ही नहीं मालूम आपको? नहीं सर, उसने अभी 3 महीने पहले ही घर शिफ्ट करा है और हमारी बातचीत भी काफी कम हो चुकी है, बस इसीलिए। सर, हमने करण पे एपीबी, मेरा मतलब ऑल पॉइंट बुलेटिन लागू कर दिया है। उसका पता जल्दी चल जाएगा। करण के साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड मीतू, उसकी भी हिस्ट्री निकलवाओ। जी सर, थोड़ी देर में उसकी भी रिपोर्ट मिल जाएगी। साथ ही में उस एरिया में पिछले 6 महीने में जितनी भी चोरियां हुई हैं उस पर नजर डालो। आसपास के सभी पुलिस स्टेशन से पता करो क्या ऐसी घटना पहले भी कभी घटी है। नहीं सर, ऐसे किसी भी केस की कोई रिपोर्ट नहीं है जो इस केस से मिलता जुलता हो सकता है ये उनका पहला क्राइम हो। जोगिंदर, ये आकाश के फैमिली के बारे में एक और नई बात पता चली। जितने देखने में सीधे लगते हैं उतने सीधे हैं नहीं है। सारा का सारा परिवार कर्ज में डूबा पड़ा और ये उनके बैंक की स्टेटमेंट्स। धर्म जी, आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी?
कभी किसी ने कोई धमकी दी हो आपको? हमें पता लगा कि आपने लोगों से उधार लिया हुआ। क्या ये बात सच? जी हाँ, ये सच है कि कुछ टाइम पहले मेरे कारोबार में काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसी नौबत आ गई कि कंपनी को बंद करना पड़े। मेरे क्लाइंट्स अपना पैसा वापस मांगने लगे। मैं अपने पार्टनर को धीरे धीरे करके किस्तों में पैसे दी क्या, अभी तक दे रहा हूँ। 1 साल हो गया, बस थोड़ा सा पैसा बाकी रह गया देने वाला। इंस्पेक्टर साहब, मेरा पार्टनर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है। ऐसा क्यों करेंगे वो लोग? ये तो आपका पार्टनर ही हमें बताएगा। और आकाश, तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें ब्लैकमेल कौन कर रहा था और क्यों? सर लेकिन ये बात आपको कैसे पता? ये बात मुझे कैसे पता है, इस बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि तुम मुझसे ये बात शेयर कब करते? जब तुम्हारी बीवी के साथ कुछ हो जाता तब? देखो आकाश, बिना तुम्हारी कोऑपरेशन के हम इस केस को सॉल्व कर ही नहीं सकते। और आप सब भी, अगर आपने अभी तक कुछ छुपा रखा है तो हमें प्लीज सब सच सच बताइए। सर आप मेरे साथ बाहर चलिए, मुझे आपको कुछ बताना है। सर आपसे कुछ बात कहनी थी। बोलो। वो सर, मैं ना पॉर्न वीडियोस देखता हूँ सर। क्या? सर, वो आई विटनेस लड़की का पता चल गया है। सर वो 3 लोग नहीं 4 लोग थे। गाड़ी का कलर लाल था, नंबर प्लेट कुछ 70 कुछ था। उन किडनैपर्स के चेहरे देख पाई आप? नहीं सर, सभी किडनैपर्स ने मुंह ढके हुए थे। और कुछ जो आपने नोटिस किया हो? कपड़े आम थे, शर्ट पैंट बाहर निकली हुई। उनमें से एक जवान लग रहा था। सर इन सब बारे जे मेरी फैमिली ਨੂੰ पता लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, ता करके सर मैं इन सब चक्करां 'ਚ नहीं पैना। आप चिंता ना करो, बेफिक्र रहो। थैंक यू, आप जा सकती हैं। ओके सर। जोगिंदर, लड़की ने जिस तरह की गाड़ी के बारे में बताया उस गाड़ी के बारे में पता करो। जी सर। सर 2 गाड़ियां मिली हैं, एक तो किसी सुनसान जगह पे खड़ी है और एक ट्रैवल एजेंसी के पास है। जी सर। ओके सर। मिला कुछ? सीट के नीचे ध्यान से देखो। हाँ जोगिंदर। सर ये गाड़ी हो सकती है, कुछ सबूत मिले हैं मुझे। एक ये लंबा बाल है और उसके अलावा ये एक टूटी हुई चूड़ियां और कुछ टूटे हुए क्लीरों के टुकड़े। जोगिंदर एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। जी सर। पता करवाओ ये डिंपल के डीएनए से मैच होता है क्या? जी। और इस गाड़ी का भी आरटीओ से पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। मैं अभी पता करता हूँ सर। गाड़ी का ऐसी हालत में मिलना, नकली नेम प्लेट, फेक रजिस्ट्रेशन, इस किडनैपिंग के लिए काफी लंबी प्लानिंग की गई है लगता है। फोरेंसिक टीम को 24 घंटे और लगेंगे सर। इतना वक्त नहीं है हमारे पास जोगिंदर। इतनी कहानी तो मुझे भी समझ में आती है कि यह किडनैपिंग का मामला नहीं है, जाती बदला निकाला गया है। सर 2 ही फैमिलीज हैं, या तो लड़के वालों की तरफ से किसी ने पैसे ऐंठने के लिए ये सब किया होगा, या फिर डिंपल के एक्स करण ने। हाँ, क्योंकि आकाश की ये पॉर्न वीडियो देखने वाली कहानी मुझे मनगढ़ंत सी लग रही है। मैंने पुलिस को तुम्हारा पता नहीं बताया। भरोसा करने के लिए थैंक यू। जो सामान बोला तो वो लाई हूं। थैंक यू।
ये डिंपल आपके ऑफिस में कब से काम कर रही थी? इस साल उसके 5 साल पूरे होने वाले थे। कामकाज में डिंपल कैसी थी? मेरा मतलब एज ए प्रोफेशनल किस तरह की थी? डिंपल एक प्रोफेशनल लड़की थी और हमारी बेस्ट एम्प्लॉय थी, और लास्ट 2 सालों में उसने 2 अवार्ड भी लिए हैं। ऑफिस में डिंपल की किसी से कोई दुश्मनी, कुछ मन मुटाव या झगड़ा हुआ हो? नहीं, उसकी दोस्त तो मीतू और वो सारा दिन ऑफिस में माहौल बना के रखते थे, हंसी मजाक करते रहते थे। मीतू भी इसी ऑफिस में काम करती है? जी सर, कल से वो ऑफिस नहीं आ रही, शायद किडनैपिंग की वजह से काफी डिप्रेशन में है, और हमने भी ज्यादा फोन नहीं किया उसको। थैंक यू सर। हाँ जोगिंदर सर, हमने सबसे बात की है, सभी यही बोल रहे हैं कि डिंपल काफी एम्बिशियस थी और जब भी ऑफिस आती थी सिर्फ अपने काम में लगी रहती थी, और उसकी कोई खास दुश्मनी भी नहीं थी किसी के साथ। डिंपल रिच थी, एम्बिशियस थी, प्रोफेशनल थी, उसके दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। जोगिंदर, दुआ करो कि डिंपल ठीक ठाक हो, जिंदा हो। सर, ये रिकॉर्ड देखिए। यानी कि मेरा शक सही था, मीतू और करण अभी तक एक दूसरे के टच में। हेलो, कहाँ? ओके सर, चौकी से फोन आया है, जलंधर के रास्ते में एक लड़की की लाश मिली है। और क्या? लड़की दुल्हन के लिबास में है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, इसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दो। जी सर, अभी करता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कमल? मैंने तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए बोला था, और बोला था उसकी जान की कीमत है। मुझसे पूछे बगैर तुम लोगों ने उसको हाथ कैसे लगाया? हाथ कैसे लगाया? जग्गा भैया, हमने नहीं उसे मारा। साले कमीने, झूठ बोलना बंद कर, तो बहुत मारूंगा। भैया, ये सच कह रहा है, हमने उसे नहीं मारा। हम जब घर गए उसकी लाश पड़ी मिली, हमने तो सिर्फ उसकी लाश ठिकाने लगाई थी। और लाश को ठिकाने लगाने के लिए जंगल से बैठ आइडिया तुम लोगों को मिला ही नहीं। सालों, पुलिस को सब कुछ पता चल गया होगा और अभी यहां तक पहुंचती होगी। तुम दोनों ने ना सारा काम बिगाड़ कर रख दिया। तुमको ना मैं छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने कुछ नहीं किया। डोरे डाल रही थी वो कलमुही मेरे पति पे और देवर पे, ललचा रही थी इन्हें, मैंने मार दिया उसे। जग्गा भैया, जो होना था वो हो गया ना, और वैसे भी उसे मरना ही था। जग्गा भैया, तो इतना गुस्सा क्यों? जहां एक और पुलिस एक नई नवेली दुल्हन को बचाने में जुटी थी, वहीं दूसरी ओर घट चुका था एक और अपराध। समय हाथ से फिसलता जा रहा था और पुलिस के लिए चुनौतियां हर घड़ी बढ़ती जा रही थी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रेप हुआ था डिंपल का, और वो भी एक नहीं कई बार।
तो ये था उनका मकसद, इसीलिए डिंपल को अभी तक उन्होंने जिंदा रखा। अगर उनका पर्पस सॉल्व हो रहा था तो फिर डिंपल को मारने की जरूरत क्या थी, ये बात समझ में नहीं है। हाँ बोलो। एक काम करो, दोनों को उठा लो फौरन। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इस किडनैपिंग से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ मैं उस पर गुस्सा था और कभी ना कभी जताना भी चाहता था, मैं भी सक्सेसफुल हो सकता था, पर उसने मुझे छोड़कर गलत किया। पर यह बात समझाने के लिए मैं उसे मार तो नहीं सकता था। सर मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ। सर करण ने बोला कि वो निर्दोष है, इसीलिए मैं उसकी मदद करना चाहती थी क्योंकि तुम करण से प्यार करती थी, या फिर इसलिए क्योंकि करण डिंपल से प्यार करता था जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? उसके ऑफिस में कई दुश्मन थे। दुश्मन तो तू भी थी, जलती थी उसकी पॉपुलैरिटी से। पहले डिंपल को अगवा करवाया, फिर उसका रेप करवाया, उसे मरवा डाला और मरवाने के बाद उसका लवर करण के साथ भागने का प्लान बना डाला। नहीं सर, मैं जलती थी डिंपल की परफेक्ट लाइफ से क्योंकि उसके पास वो हर एक चीज थी। एक बेहद चाहने वाला आशिक, एक सुशील पति, एक अच्छा घर परिवार जिसकी उसने कभी कीमत नहीं समझी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं धोखे से उससे सब कुछ छीनना चाहती थी। बहुत प्यार करती थी मैं उससे, सगी बहनों से बढ़कर थी वो मेरे लिए। मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। सर आप जाके पता कर सकते हैं, जिस दिन डिंपल का किडनैप हुआ उस दिन मैं पब में था। सर मैं तो डिंपल के सामने सिर्फ अपने आप को साबित करना चाहता था, उसके लायक बनना चाहता था, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, बल्कि अब भी प्यार करता हूं। एक्सक्यूज मी। हाँ कौन? हाँ आकाश बोलो। सर मेरी बहन सुबह से गई, अभी तक घर नहीं लौटी है। कितने बजे गई थी घर से? पापा बता रहे थे करीब 3 बजे के आसपास। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी जरूर किसी मुसीबत में होगी, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, कुछ कीजिए सर। आप चिंता मत करो, मैं अपनी टीम लगा रहा हूँ। सर हमने उसके सारे फ्रेंड सर्कल में पता कर लिया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। जी सर। थैंक यू सर। जोगिंदर, लड़की के फोन को ट्रेस पे डालो, अपनी टीम को डबल कर दो। हमारे पास टाइम वैसे भी बहुत कम है, पहले एक जान गवा चुके हैं, दूसरी जान गवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। भाभी कहाँ है मेरी? बताओ मुझे, भाभी कहाँ है मेरी? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम सबको। बताओ, रुको, भाभी कहाँ है मेरी? रुको। इसे देखा था कल यहाँ? हाँ जी, एक लड़का सिगरेट लेने आया था, उसके साथ आई थी। सर उसे लास्ट किसी आदमी से बात करते देखा है कुछ लोगों ने। हाँ तो हो सकता है वो उसका कोई जानने वाला हो या कोई दोस्त हो, उसके दोस्तों के बारे में पता करते हैं। सर हमारी टीम उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस कर सकती है। हाँ बिल्कुल, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी टीम को इस काम पे लगा दो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमें टाइम से आगे चलना है अगर उस लड़की की जान बचानी है तो। जी सर। बैठो बैठो, आराम से बैठो, बैठो आराम से बैठो। सुनो, 4 सर दे चुका हूं और 5वां कल लेकर आऊंगा। हाँ तैयार रहना। बेबी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं सर। जी हाँ, मैं हैकिंग थोड़ी बहुत जानता हूँ, कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ सर, पर मैंने कभी इसका इस्तेमाल किसी के फ़ायदे या नुकसान के लिए नहीं किया। पर हाँ सर, मैं जब उस दिन बेबी से मिला था तो उसने मुझे बताया था कि विराज, भाभी के किडनैपिंग के वक्त मैंने एक किडनैपर के हाथ में टैटू देखा था। पर टैटू तो आजकल सब करवाते हैं,
ये देख, मैंने भी तो करवाया है ना, कूल बनने के लिए। तो सुन तो सही प्लीज, वो सेम टैटू मैंने भैया के किसी दोस्त के हाथ में भी देखा है। ये तू क्या बोल रही है? तू श्योर तो है ना? मैं श्योर हूँ। तू एक काम कर, तुझे आज ही इस बारे में पुलिस को सब सच बता देना चाहिए। विराज, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई इनोसेंट इंसान फंसे। पहले मैं कंफर्म करूंगी एंड आई रियली वांट कि तुम भी जाके कंफर्म करो, पता लगाओ कि क्या ये वही टैटू है। तो तुमने उससे कंफर्म किया? जी सर, मैंने कंफर्म करने के लिए उसे फ़ोन किया था, पर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने सोचा ना जाने क्या हुआ होगा, फिर मैंने भी उस बारे में कोई फॉलोअप नहीं किया सर। रिस्पॉन्स इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उसी दिन बेबी का किडनैप हो गया था। क्या सर? सर मुझे इन सब में नहीं पड़ना सर। सर अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो लोग शायद मुझे भी। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, ऐसे तो मैं भी किडनैपर से बच नहीं पाऊंगा, वो लोग मुझे भी उठा के ले जाएंगे। बच तो तुम अब भी नहीं पाओगे अगर तुम सच सच नहीं बताओगे। शराफत से बताओ कौन था वो आदमी। ये देख, तेरा तो जैकपॉट लग गया यार, इंतजार करने का पूरा पूरा फायदा हुआ है। मेरे लिए भी ढूंढ देना ऐसी कोई दुल्हन। तू एक काम क्यों नहीं करता, तू इसे रख ले। देख ले भाई, मैंने उसे उठा लेना है। कहाँ रखा था तूने डिंपल को? तेरा मकसद क्या था और तेरे बाकी के साथी कौन है? बोल। ये क्या बदतमीजी है? वर्दी पहनी है तो कुछ भी बोलोगे? मेरे भी बहुत कॉन्टैक्ट है पुलिस में। अच्छा, जरा मुझे भी तो बता। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? और आप अंदर कैसे आए? वारंट है आपके पास? बिना वारंट के ना हम तुम जैसे क्रिमिनल्स के घर पे जाते नहीं, और बहुत पहुंची हुई चीज समझते हो ना तुम दोनों अपने आप को। जाओ इनके घर की तलाशी लो। मेरा भाई ऐसा आदमी नहीं है। तुम्हारा भाई कैसा आदमी है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसकी पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। सर, यहाँ कुछ नहीं मिला। देखा, मैंने तो आपको पहले से ही कहा था। आप खामखाई मुझ पर शक कर रहे थे और मेरे ही मोहल्ले में आकर मेरी बदनामी कर रहे थे, ऊपर से झूठा इल्जाम लगा रहे हो। सर ये ठीक बात नहीं है। क्या सही है और क्या गलत, ये तो मैं पता लगवा के रहूंगा। चलो। बहुत दिनों से नजर थी हमारी तुम पे। सरकटी लाशों के ढेर बढ़ते चले जा रहे थे। मेरे पास तो लोग आते हैं अपने कष्टों के निवारण के लिए, मैं उन्हें तो सिर्फ मुक्ति का रास्ता दिखाती हूँ। अच्छा, चलो अब अपने कष्टों का निवारण बताओ तुम। उन लोगों के नामों की लिस्ट देख के जिनके कष्ट तुमने दूर किए हैं 2 मिनट के अंदर, वरना हमें तुम्हें कष्ट देना पड़ेगा। और हम जब तुम्हें कष्ट देंगे ना, उनके निवारण ढूंढते ढूंढते तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी, समझी? बोलो। सर इस मोंटी की बात आकाश से अक्सर होती थी। सोशल मीडिया से समझ आता है कि ये दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे। इतनी लंबी दोस्ती के बावजूद करीबन हादसे से 15 दिन पहले इनकी आपस में बात होनी बंद हो गई थी। आकाश ने मोंटी को अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया। इससे ये चीज़ तो साफ है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बात तो जरूर हुई होगी। इसीलिए मोंटी ने अपने दोस्त और भाई के साथ मिलके कोई बदला लेने की कोशिश की होगी आकाश से। हो सकता है, लेकिन किस बात का बदला? और ये तीसरा आदमी कौन हो सकता है? उसका पता लगाते हैं सर। आप इस लिस्ट में किसको ढूंढ रहे हैं? है ये दूसरा केस है, कटे सिर वाली लाशों का। है एक औरत जो अपना जादू टोना का धंधा बनाए रखने के लिए लोगों को बेवकूफ बना रही है। कितनी ही लोगों की हत्याओं की जिम्मेदार है ये औरत। कितने घर बर्बाद कर दिए, कितने जिंदगियां बर्बाद कर दी इस औरत। सर, इस स्केच वाले आदमी का नाम है जग्गा। वो जादू टोने वाली औरत इसे जानती है। ये उसके पास अपनी बीबी के दिमाग का इलाज करवाने गया था। ये उसी के घर के पास रहता है, 3 घर छोड़ के। जेल तक है? उसने तो अपनी सजा कम करवा ली है सच्चाई बता के। अब तू भी सच बोल दे। हाँ
हम ही ने सब किया है, किडनैपिंग और रेप, लेकिन हमने उसे मारा नहीं, उसे मेरी भाभी ने मारा है। साहब मुझे एक अच्छा घर चाहिए था और मोंटे को कनाडा जाना था एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। ये किडनैपिंग के पैसे और दुल्हन के गहने बहुत थे हमारे लिए। एक ही मौका था हमारे पास साहब। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हमारा बच्चा खो जाने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती थी। सारे डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। उसे ठीक करने के लिए बस मेरे पास यही एक तरीका था। मुझसे 5 शेर मांगे गए थे, बस सारा काम ठीक हो रहा था, सब कुछ ठीक होने वाला था, और ऊपर से आप। जानता भी है क्या कह रहा है तू? 5 कटे सिर मांगे थे। इस तरह के गुनाह करके तू अपनी बीवी के साथ खुश रह पाता? बेबी को किस मकसद से गायब किया था? तुम्हें लगता तुम्हारी एक्टिंग कुछ ज्यादा ही होगी भैया? क्या मतलब? भैया प्लीज ये रोने धोने का ड्रामा प्लीज मेरे सामने तो मत ही करो। मुझे पता है ये सब आपने किया है। मैंने खुद अपने कानों से आपको किसी को कहते हुए सुना था कि डिंपल वापस नहीं आनी चाहिए। भैया प्लीज बताओ भाभी कहाँ पर है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जा यहाँ से। भैया अभी मेरे पास प्रूफ नहीं है, पर मैं पता लगा के रहूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। हेलो बेबी, मेरी बहन, उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। चल शुरू हो जा। मैं अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था सर। मैं तो सिर्फ यही चाहता था कि जब तक ये केस खत्म ना हो वो चुप रहे। अब सीधी तरह से ये बता कि डिंपल को क्यों मारा था? बताता हूं साहब, सब कुछ बताता हूं। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ उससे पीछा छुड़ाना चाहता था सर। वो सब मेरे गले बांध दिया गया था, लेकिन जब उसने मुझे अपनी इतनी खूबसूरत फोटोग्राफ्स भेजी तो मुझे तो लगा कि मुझे मेरे सपनों की परी मिल गई साहब। लेकिन जब मैंने उसे रोके वाले दिन आमने सामने देखा तो पापा जी, आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू हर। मेरे को उससे शादी नहीं करनी है। उस लड़की ने, उस परिवार ने हमसे झूठ बोला है, हमें फेक फोटोज दिखाई हैं, और आप बोल रहे हो कि मैं उससे शादी कर लूं? मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। फोटो फेक होगी, मगर ये पैसे, ये तोहफे, ये तो फेक नहीं ना। आंखें खोल के देख, कितना कुछ दिया उन लोगों ने हमें, रोके पर ही, और जिंदगी भर देते भी रहेंगी। सोच। पापा जी, आप मेरी बात को बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। मेरे को उस लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप उसके परिवार को अभी फोन करके बोल दो कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, बस। तो ठीक है बेटा, तू ले जिम्मेवारी और चुका मेरे ब्याज के पैसे। सोच, करेगा ऐसा? उतारेगा मेरे पैसे? बहन की शादी का इंतजाम करेगा तू? मैं उससे शादी तोड़ नहीं सकता था क्योंकि पापा ने उससे दहेज ले लिया था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था साहब। एक सुंदर लाइफ पार्टनर का मैंने जिंदगी भर सपना देखा सर, उसे पिरोया। मैं उसे कैसे टूटने देता सर? आप मुझे बताओ, क्या मेरा हक नहीं है कि मुझे भी एक सुंदर लड़की मिले? इसीलिए अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी बीवी डिंपल को मार डाला। अपनी जिंदगी संवारने के लिए उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। साधारण बीवी को देखकर दोस्त क्या कहेंगे, यही परेशानी थी ना तेरी। अब तेरी इस असाधारण जिंदगी को देखकर समाज क्या कहेगा, ये नहीं सोचा? इंसान हमेशा परफेक्शन की खोज में लगा रहता है।
कहीं चाहिए परफेक्ट शक्ल, कहीं परफेक्ट जॉब, कहीं परफेक्ट घर, तो कहीं परफेक्ट पार्टनर। और यही इच्छाएं अगर जुनून बन जाएं, तो इंसान के लिए किसी भी तरह का समझौता करना नामुमकिन हो जाता है। कोई भी कमियां उन्हें मंजूर नहीं होती और इसी निराशा में वे गलत राह पर चल पड़ते हैं। अक्सर फिर वो राह अपराध की ही क्यों न हो। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। तू श्राप है, अभिशाप है, तू श्राप है, अभिशाप है, अभिशाप है। मैं श्राप नहीं हूँ, श्राप नहीं हूँ मैं, श्राप नहीं। मैं खास हूँ, खास हूँ मैं सबकी चहेती हूँ। मैं अभी श्राप नहीं हूँ। मैं खास हूँ, मैं खास हूँ, मैं खास हूँ, मैं खास हूँ, खास। ये ट्रॉफी मैं अपनी स्वर्गवासी माँ को समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से तो माँ मैं जीत गई। मैं सपने देखती हूँ अपना ये विश्वास जिंदा रखने के लिए कि मेरे सपने अभी भी जिंदा हैं। काश मेरी माँ भी जिंदा होती। पता है मेरी माँ मुझसे क्या बोलती थी? माया, औरत की चोटी में उसके 3 संसार होते हैं, प्रेम, प्रतिज्ञा और पति। पर मेरा प्रेम भी अजब और पति भी, और प्रतिज्ञा तो उससे भी गजब। मेरा संसार तो मुझे 8वें अजूबे जैसा लगता है। न जाने ऊपर वाले की क्या माया है, और ऊपर से मेरा नाम भी माया है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। सपनों पर कोई प्राइस टैग नहीं होता, फिर भी इस दुनिया में सपने बेचे जाते हैं और बेचते समय ये जताया जाता है कि ये फ्री का माल है, चाहे जितना ले लो, आपको इसकी कोई कीमत चुकानी नहीं होगी। लेकिन जब आंखें खुलती है तो पता चलता है कि लोग अपनी पूंजी गंवा चुके होते हैं, अपना कीमती समय गंवा चुके होते हैं, यहाँ तक अपनी जान भी गंवा चुके होते हैं। अचंभों से भरी ये एक ऐसी वारदात है जिसे जानकर हमें ये एहसास होगा कि झूठे दिलासों से बेहतर है कि हम सच से चोटिल हो जाए, क्योंकि सच अगर घाव भी देता है तो नसीहत भी बड़ी अच्छी देता है, लेकिन झूठ सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं होता। ब्रिज जी आप बस कीजिए ना। क्या मेरी वीडियो में अपनी आवाज रिकॉर्ड क्यों की? मैं यहाँ कमर तोड़ रहा हूँ और तू है क्या? वो ब्रिज जी मुझे लगा कि लोग आपका ये वीडियो देखेंगे तो खिल्ली उड़ाएंगे। अरे बेवकूफ, खिल्ली उड़ाने पे लाइक मिलता है, मुझे जिगजैग पे स्टार बनना है। लेकिन ब्रिज जी जब लोग आपको निकम्मा, बेरोजगार बोलते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने आपके लिए एक नौकरी ढूंढी है। क्या नौकरी? ये फालतू की नौकरी वोकरी नहीं करनी। अरे तुम कमा रही हो ना, मुझे जॉब पे फोकस करने दो बस। लेकिन ब्रिज जी मेरी नौकरी ऐसी है ना कि मुझे छुट्टी नहीं मिलती, इस वजह से मैं अपने मायके भी नहीं जा पा रही हूँ। हाँ तुम मायके को भूल जाओ, अब यहीं रहे और कमा बस। ब्रिज बहू, अरे ये क्या नौटंकी लगा रखी है? अरे हम तो साथ साथ क्या पूरा मोहल्ला इकट्ठा करोगे? खेत से आए हैं, थोड़ा आराम करने दो।
इस घर में है ना किसी को कला की कदर नहीं है। सारा का सारा मूड खराब कर दिया। नहीं बनानी मुझे वीडियो। अच्छा हुआ निकल गया। बहू अब तुम भी आराम कर लो। उसका तो कोई भरोसा नहीं है, वो आए या नहीं भी आए। कोई बड़ी बड़ी ना है ये, डायन से भी ऊपर की चीज है। हमारी पत्नी बोल रही थी नागिन जैसी छाल है इसकी। अच्छा हाँ, फिर तो पत्नी के रूप में अभिशाप में है और क्या। बैठिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। दीनू, कितनी बार बोला है तुम्हें प्याज थोड़ा छोटा छोटा काटा करो? हर बार समझाना पड़ेगा क्या? मैं भी ना गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, सीधा डांट दिया। आगे से ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग। जी मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माया जी, कैसे हैं आप? अरे हमने गुड मॉर्निंग बोला और आपने हमें जवाब नहीं दिया। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। नंदा दीदी को बोल दिया था मैंने। अरे नंदा दीदी तो गई, अब हमारे ऑर्डर चलेगा यहाँ पर। करीब पकड़ो, आज ही बनेगा। अरे खाने की डिमांड बढ़ती जा रही है आपकी, सैलरी में बढ़ा देंगे। क्या हुआ मैडम? वहां पे किसी कटी हुई उंगली है। अरे रात को कोई हॉरर फिल्म देखी होगी आपने। यहाँ तो कुछ नहीं है, आपका वहम है। अरे चलो चलो अपना काम करो। अरे जाइए अपना काम कीजिए, चलिए जाइए काम कीजिए अपना। टेस्टी माया, तुमने तो बिल्कुल 5 स्टार के होटल के शेफ जैसी डिश बनाई है। वेरी गुड, कीप इट अप। दीदी, हाँ, ये आपके गले पे क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जा काम कर अपना। जी पापा। और माया बेटी, ससुराल में तू खुश तो है ना? हाँ बाबा, आपका मन लग रहा है मेरे बिना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो 15 दिन बाद तीज है। अब तेरा कोई भाई तो है नहीं, इसलिए नेक शगुन लेके मुझे ही तेरे ससुराल आना पड़ेगा। इस बहाने तुझसे मिलना भी हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं इंतजार करूंगी। अपना ध्यान रखना। तू भी अपना ख्याल रखना। नागिन मैया की, 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 नागिन मैया की। भाऊजी, भाऊजी प्रणाम। जीते रहो बेटा। पर
ये सब क्या हो रहा है? जोहरी सोने का दाम पूछ रहा है। अरे साक्षात नागिन मैया के जन्मदाता हैं आप तो। नागिन मैया? हाँ बाबूजी, नागिन मैया। मैं तो खुद घर महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बीवी माया नागलोक की देवी है। देवी। क्या बात कर रहे हो दामाद जी? अरे ये बताओ कि माया कहाँ है? 2 दिन पहले ही नागलोक चली गई है। संधि जी अब और मजाक मत कीजिए, ये बताइए कि माया कहाँ है? अब आप उसे वापस नहीं देख पाओगे। तुम दोनों ने क्या किया है माया के साथ? बोलते हो या पुलिस को बुलाए? अरे पुलिस! अरे बाबूजी! बाबूजी! अरे बाबूजी! अरे रुक जाइए! हिमालय जी! नागिन मैया की जय! नागिन मैया की! आइए सर, देखिए सर, मेरी बेटी का फोटो लगाकर पता नहीं क्या पागल कर रहे, पता नहीं मेरी बेटी। क्या नौटंकी है? माया कहाँ है? अब इनको भरोसा ही नहीं हो रहा तो कैसे समझाएं? मेरी बीवी नागिन है और वो नागलोक को चली गई है साहब। 10 सेकंड के अंदर अगर सच नहीं, 10 सेकंड क्या 10 जने भी सच नहीं बदल सकता। मेरी बहू नागिन है। अरे गुप्ता जी, मिश्रा जी, आप बताइए ना। जिससे पूछताछ करनी हम करेंगे और तुम दोनों से लेके चलो। अरे आपको शाम लगेगा बाबूजी, अरे आपको शाम लगेगा, आप परेशान कर रहे हैं। लोग यहाँ मौजूद हैं, सबसे सख्ती से पूछताछ करो। कोई भरोसा नहीं, इन लोगों ने माया के साथ कुछ कर दिया। घर के अंदर देखते हैं, आइए पूरे घर की तलाशी लो। सर सर, हमने से दवाइयों को बात सुना है। बराबर। इस घर में आपकी बेटी, उसके पति और ससुर के अलावा और कौन रहता है? उसका देवर मुकेश। पता करो ये मुकेश कहाँ है। तो भी शामिल था ना अपने भाई के साथ इस नौटंकी में? बोलो, तुम तीनों ने मिलकर क्या किया माया के साथ? साहब हमें कुछ नहीं मालूम साहब, और मुकेश तो 10-12 दिन पहले से ही बाहर था साहब। हाँ साहब, मुकेश को तो पता भी नहीं है कि उसके पीछे से यहाँ क्या क्या चमत्कार हो रहे हैं साहब। बकवास नहीं, अगर सच नहीं बोलोगे ना तो खाड़ उधेड़ देंगे। साहब सच में हमें कुछ नहीं मालूम साहब। साहब उसमें पहले से ही नागिन के लक्षण थे साहब। कैसे लक्षण बे? अब उसके हाथों में ना वो दाग थे, जैसे सांप की खाल में होते हैं ना साहब। हमने तो चरम रोग समझ के उसको वैद्य को दिखाया, लेकिन उसने बताया कि वो रोग है, वो लाइलाज है साहब। इस वजह से माया को हमारे मोहल्ले में तिरस्कार सहना पड़ा साहब। कोई बड़ी बड़ी ना है ये, डायन से भी ऊपर की चीज है। हमारी पत्नी बोल रही थी नागिन जैसी छाल है इसकी। अच्छा? हाँ, तो पत्नी के रूप में अभिशाप ले आया है। और क्या। चरम रोग की बात साहब सब जगह फैल गई, और फिर मोनी बाबा आए। मोनी बाबा? हाँ सर, मोनी बाबा की महानता को यहाँ सब जानते हैं साहब। अभी 1 सप्ताह पहले यहाँ आए थे। नागिन मैया दर्शन दीजिए। बाबा, बाबा प्रणाम। प्रणाम। नागिन मैया जय हो, नागिन मैया जय हो नागिन मैया, धन्य हो नागिन मैया। ये सब मूर्ख लोग हैं जो आपका अपमान कर रहे हैं। बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? चुप कर अधर्मी, तू और तेरा बेटा ही नहीं, तेरे पड़ोसी भी इस पाप में भागीदार हैं। इनके हाथ पे ये तेजस्वी चिन्ह देख रहे हो तुम सब, ये नागलोक की देवी है। नागलोक की देवी है ये, नागिन मैया की जय। फिर बाबा पूजा सत्कार के लिए लेकर के गए और फिर सबको दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए उन्होंने। नागिन मैया की जय, नागिन मैया की जय, नागिन मैया की जय, नागिन मैया की जय। तुम लोगों ने जो भी नौटंकी की, लेकिन माया कहाँ चली गई? साहब मैंने 2 रात पहले उसको कमरे में छोड़ा था। भाई विराजी, और कल से सिर्फ सुबह के 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आपके दर्शन होंगे, जब तक आप आराम कीजिए। जय हो नागिन मैया की जय हो, जय हो, जय हो। फिर जब सुबह देखा तो वो वहां नहीं थी साहब। फिर हमने मोनी बाबा से संपर्क साधा तो बाबा ने बताया कि माया तो नागलोक चली गई है साहब। हाँ सर, इनका नागलोक का भूत उतारो जरा। सर, माया के पड़ोसी तो उसके पति और ससुर की तरह ही बातें कर रहे हैं। उल्टा वो तो कह रहे हैं कि वो माया का अच्छे से ख्याल रखते थे, क्योंकि माया फैमिली के अंदर इकलौती ब्रेड अर्नर थी। तो माया कहीं जॉब करती थी? हाँ सर, वो होटल ड्रीम स्टार के अंदर शेफ थी। और माया का देवर मुकेश, उसके बारे में कुछ पता चला?
सर लोग बाग कह रहे हैं कि जब से नागलोक का ड्रामा शुरू हुआ है तब से मुकेश दिखा ही नहीं। पता करो इस मुकेश के गायब होने के पीछे क्या राज है। तो ये मौनी बाबा, सारा अंधविश्वास इस मौनी बाबा का फैलाया हुआ है। इसकी कुंडली भी खंगालनी पड़ेगी। ये सब कम मैंने ब्रिक्स का मोबाइल चेक किया। वो ZigZag मोबाइल ऐप पर अपने बहुत सारे वीडियोस डाला करता था। कुछ वीडियोस तो नागिन मैया की थी। ये देखिए सर, इसको काफी सारे लाइक्स और व्यूज मिले। कहीं भी ZigZag पे फेमस होने के लिए तो ये खुराफात नहीं कर रहा। इसके बाकी सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगालो। सर मैं नागिन की बात नहीं करूंगा, नेवले की बात करूंगा। नेवला नागिन का दुश्मन, और हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि कौन सा नेवला नागिन को गायब किया है, और जल्दी ही हम उसका नाम पब्लिक करेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल अतरंगी छोकरा पर। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिखा दिखा, अभी देखना इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज और 1 लाख लाइक ना आए तब कहना मेरी जान क्यों नहीं मुन्ना ब्याह पर छा जाओगे। अपलोड कर फटाफट। मैं आध्यात्मिक अवश्य हूँ लेकिन अंधविश्वासी नहीं। तो माया नागिन है, नागलोक चली गई है, ये सब क्यों कहा था? मैं उस नारी की मदद करना चाहता था और वो स्वयं यहाँ मदद के लिए आई थी। बाबा जी, अभिशाप अभिशाप बोल बोलकर लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मेरे पति और ससुर को भी यही लगता है कि मैं शापित हूँ। बाबा जी मेरी मदद कीजिए ना। लोग उस बेचारी का अपमान ना करें, इसलिए मैंने लोगों से कहा कि उनके हाथों पे ये किसी दिव्य रहस्य का चिन्ह भी तो हो सकता है, और लोगों ने उसे नागिन मैया बना दिया। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया तो माया गायब क्यों हुई है? कहाँ है माया? माया के गायब होने से मैं खुद हैरान हूँ, लेकिन मेरा इस अपराध से कोई लेना देना नहीं। जी सर, माया हमारे यहाँ पर शेफ थी और तकरीबन 12 दिनों पहले वो मुझसे 4 दिनों की छुट्टी लेकर गई थी। दीदी मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए थी। माया, तू तो जानती ना तेरी वहाँ पर कितनी डिमांड है। अच्छा, 4 दिन बाद पक्का काम पर आ जाना ना। ठीक है दीदी। ठीक है। वो दीदी मुझे कुछ एडवांस मिल सकता है? सर माया मुझसे 1 महीने का एडवांस लेकर गई थी, फिर कुछ दिनों के बाद सुनने में आया कि वो नागिन बन गई है। सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये माजरा क्या है। क्या माया के होटल के किसी भी स्टाफ के साथ में कोई दुश्मनी थी? किसी के साथ में कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। थैंक यू। ये लीजिए बाबा, माया का स्पेशल मलाई कोफ्ता, खाइए और दीजिए नंबर। वाह बेटी, तेरे हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा है, पर ना जाने किसके प्रकोप से तेरे हाथ में ये दाग लग गया। बाबा मैंने तो इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया, बस मुझे आगे बढ़ना है। आप मुझे हैदराबाद। माया, तुझे कितनी बार बोला है, तेरी जबान पर हैदराबाद का नाम नहीं आना चाहिए। मुझे तेरी शादी करनी है बस। कल को ये दाग बढ़ गया तो लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। साहब मेरी बेटी मिली क्या? देखिए, हम उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, पर हमें पता चला है कि माया को नागिन बनाने का सिलसिला 1 हफ्ते पहले से ही चल रहा था। तो इस 1 हफ्ते में आपकी माया से फोन पर तो बात हुई होगी? मेरी तो माया से 10 दिन पहले फोन पे बात हुई थी, और उस दिन तीज पर जाने से पहले मैंने फोन लगाया तो उसका फोन बंद था। सोचा था उससे जाकर मिल लूं, लेकिन वहां तो। अच्छा, माया ने कभी आपसे अपने ससुर या पति के बारे में कुछ बताया कि उनका बर्ताव कैसा था? उसने की कभी निंदा नहीं की, लेकिन अब वो लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे। माया और ब्रिज की शादी 9 महीने पहले हुई थी, तो शादी से पहले माया का किसी लड़के के साथ कोई प्रेम संबंध? नहीं साहब, माया तो बहुत सुशील और संस्कारी लड़की है। अच्छा, मौनी बाबा ने हमें बताया कि माया खुद उनसे मदद मांगने आई। क्या माया भी इस तरह की बातों में यकीन रखती थी? नहीं साहब, माया तो पूजा पाठ नाक के बराबर करती थी। ये सब उनकी झूठी कहानी।
पक्का मेरी बेटी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई है। इतने दिनों से कहाँ गया वो तुम? चल क्या रही सब? हाँ? और हो कहाँ? हमारे बगैर दिल नहीं लग रहा तुम्हारा। बकवास बंद करो और सच सच बताओ मुझे, कहीं तुमने माया को... नहीं, उस जहरीले नागिन के जहर से थोड़ी मरना हमको। मैंने अपने पिछले वीडियो में जिस नेवले का जिक्र किया उसको संशोधित करते हुए अभी मैं गिद्ध की बात कर रहा हूँ। सर ये मुन्ना जिगजॉग ऐप पर ब्रिज का कॉम्पिटिटर है। दोनों में जिगजॉग से लेकर सोशल मीडिया के स्टेटस तक हमेशा जंग छिड़ी रहती है कि कौन किससे बेहतर है। लेकिन ये किस नेवले गिद्ध की बात कर रहा है? ये कोई इंसान है जिसने माया को गायब किया, या फिर कोई इस तरह का काम करके सोशल मीडिया पर हीरो बन रहा है? अगर इस तरह के वीडियो वायरल होते रहे तो अंधविश्वास और फैलेगा। साइबर सेल से कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि इस तरह के वीडियो वायरल करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें और मुन्ना को उठा कर लाओ। ओके सर। सर, माया के ससुराल में जो कप सिरप की बॉटल्स मिली थी उसकी जांच में पता चला है कि उसमें काफी मात्रा में ये तो एसिड ड्रग की ब्रांड है और लोग गैर कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर करते हैं। बोलो ये ड्रग्स तुम लोग कौन से पाताल लोक में सप्लाई करते थे? साहब वो कप सिरप तो मेरे भाई मुकेश की है साहब। वो दवा सप्लाई का बिजनेस करता है ना साहब। क्या है इसमें? उसने बाबू खांसी की दवाई है। अरे मुझे भी कल से थोड़ी खांसी चल रही है, मैं पी लूं क्या? अगर इसको पी लिया ना तो सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें? कहीं तू गैर कानूनी धंधा तो नहीं कर रहा? साहब अगर मेरा बस चलता ना तो मैं मुकेश को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देता साहब, लेकिन उसको गायब कर दिया ताकि तुम लोगों के कान पर पर्दा पड़ा रहे। नहीं साहब। मुकेश कहाँ है बोलो? साहब सच में मैं कुछ नहीं मालूम साहब। सब पता चल जाएगा, थोड़ी धुलाई और करेंगे। साहब मेरी पहली बात तो सुन लीजिए। तो बोल, किस नेवले और गिद्ध की बात कर रहा था तो अपने वीडियोस में? साहब वो वीडियो तो मैंने ऐसे ही डाला था ताकि हमारे वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ सके। तेरा ब्रिज के साथ में 36 का आंकड़ा था, कहीं उससे जल के तो तूने उसकी बीवी को? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरा कोई 36 का आंकड़ा नहीं था उसके साथ में, बल्कि ब्रिज और मुकेश जो उसका भाई है उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। सोने पे सोना तो ये था सर कि मुकेश ने अपनी भाभी के चक्कर में प्रेम कुमार जैसे आदमी से पंगा ले लिया। प्रेम कुमार? नहीं तो क्या? अगर मेरी भाभी पे गला नहीं डाला ना तो कहाँ डालूंगा? क्या कर रहा है? प्रेम कुमार कौन है? बड़ा बिजनेसमैन और एक नंबर का चमड़ी खोर है। उसको लगता था कि ब्रिज नपुंसक है तो उसकी बीवी को पटा लेगा। ब्रिज नपुंसक? हाँ, उसने सिर्फ माया से नाम के लिए शादी की थी, बाकी प्रेम लीला तो दोनों देवर भाभी के बीच में चल रही थी। नाग लोक का तो पता नहीं, मुझे लगता है कहीं दोनों के दोनों प्रेम लोक में तो नहीं चले गए। ये पता लगाने का काम हमारा है, समझा? हाय संजना। मैंने तुमसे बोला है ना कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। संजना तुमने ही तो मुझसे दोस्ती की थी, अब तुम सिर्फ ब्रेकअप क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम्हारा गारमेंट का बिजनेस है और तुम लॉन्ड्री में कपड़े धोते हो। संजना, माना कि मैं लॉन्ड्री में कपड़े धोता हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी गारमेंट का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ, तो तुमको तो मैं हमेशा खुश रखूंगा। प्लीज प्लीज संजना, मुझसे शादी कर लो। तुम्हारे जैसे आदमी को ना मैं अपना नौकर तक ना रखूं, समझे तुम? अरे यार। सर मुन्ना जो भी बोले, माया जब गायब हुई थी मुकेश उसके पहले ही गायब हो गया था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश पहले गायब हुआ और माया बाद में, ताकि दोनों के अफेयर्स पे किसी को शक ना हो? लेकिन माया को गायब करने के लिए जो नागलोक का आडंबर रचा गया ना, सबसे पहले हमें इसका राज जानना। प्रेम कुमार का कुछ पता चला? सर वो अलवर का रहने वाला है, फिलहाल गायब है। सर मुकेश भी प्रेम के लिए काम करता था, दोनों के बीच में काफी कॉल्स होते थे। सर प्रेम का फोन 2 महीने पहले से बंद है, जबकि मुकेश का फोन 10 दिन पहले बाड़मेर में बंद हुआ था। ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है, तो क्या पड़ोसी मुल्क से ड्रग्स लाकर ये लोग ड्रग्स को यहां सप्लाई करते हैं? ये काफी सेंसिटिव इशू है। प्रेम कुमार और मुकेश दोनों के डिटेल्स ATT और नार्कोटिक्स से शेयर करो। ओके सर। एक बात और सर, मौनी बाबा के कई फॉलोअर्स विदेशों में भी हैं,
और उसने कहा था कि माया उसके पास आती है। सर मुझे तो लग रहा है कि ये माया अपनी मर्जी से गायब हुई होगी। हाँ, लेकिन माया गायब कहाँ हुई? मेरे अंदर से एक आवाज गूंजती है जिस पे मोहित होकर मैं बेचैन हो जाती हूँ। ये आवाज हैदराबाद से आती है बाबा। मैं खुद को वहां जाने से नहीं रोक सकती। मुझे माफ कर देना बाबा। आपकी माया। कर जा रही थी। 2 दिन बाद तेरी शादी है और तू हैदराबाद भागना चाहती है। प्रेम और पति का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मैं केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहती हूँ बस। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू इसी रूप में रहेगी। प्लीज दरवाजा खोलो पापा। हैदराबाद हैदराबाद बोलते हो तू कौन से नागलोक में चली गई? अगर तू नागिन का अवतार थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तेरी कभी शादी नहीं होने देता। माया के पिता भ्रमित होकर अब ये सोच रहे थे कि माया नागिन ही होगी या राज कुछ और भी था। माया का पति, ससुर, देवर और प्रेम कुमार ऐसे सस्पेक्ट थे जिनके पीछे पुलिस लगातार लगी हुई थी। मौनी बाबा को इन्वेस्टिगेट करना इतना आसान नहीं था। उसके फॉलोअर्स इतनी बड़ी तादाद में थे कि पुलिस की एक भी चूक इस केस को भयानक रूप दे सकती थी। तो क्या खुद माया ये स्वांग रच के गायब हो सकती थी? पुलिस को इस एंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो आखिर वो कौन से अपराध का लोग था जो एक जीती जागती लड़की को निगल गया था? सर एंटी नार्कोटिक से पता चला है कि प्रेम कुमार बहुत बड़ा ड्रग पैडलर है। सर एंटी नार्कोटिक सेल वाले पिछले 2 महीने से प्रेम कुमार को ढूंढ रहे हैं। और मुकेश? सर उनका कहना है कि मुकेश प्रेम कुमार का राइट हैंड है और 3 दिन पहले बाड़मेर में ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप भी हुई है। और इस मुकेश का फोन बाड़मेर में बंद हुआ था और उसने आखिरी कॉल किसी आनंद कुमार को किया। ये आनंद कुमार कौन है, कुछ पता चला? हाँ सर बाड़मेर पुलिस से मेरी बात हुई है। सर उन्होंने कहा है कि आनंद कुमार बाड़मेर का एक और बाबा है जो मिर्ची बाबा के नाम से विख्यात है और नागों की पूजा करता है। तो क्या माया को नागिन बनाने की साजिश में ये मिर्ची बाबा भी शामिल है? और पूरे चांसेस हैं कि माया को बाड़मेर में किसी सीक्रेट प्लेस पर बंदी बनाकर रखा गया। अरे साहब, मैं किसी प्रेम कुमार को नहीं जानता और ना मैं किसी माया को और ना मुकेश को। अब जरा गौर से देख, अब बोल, दोनों को जानता है? नहीं जानता साहब। नहीं जानता? कोई बात नहीं, उसको थाने लेकर चलो, वहां पूछते। नहीं साहब, मैं सिर्फ इस लड़के को जानता हूँ और इसका नाम भी नहीं पता मुझे। आज कुछ दिन पहले हमारे पास आया जरूर था। बाबा जी, मुझे एक नागिन को वश में करना है, कुछ उपाय बताइए ना। नागिन तो सिर्फ उसी के बस में आती है जिसके पास सिद्ध नागमणि हो। सिद्ध नागमणि? वो कैसे मिलेगी मुझे? उसको नागमणि के लिए उतावला देख के मैंने सोचा कि उससे अपनी तंत्र साधना के लिए भी एक खोपड़ी का इंतजाम कर लूं। वो सब कुछ ला देगा तो मैं उसे एक चमकीला पत्थर देकर बोल दूंगा कि यही नागमणि है। तो सब लेकर आया था? नहीं साहब, वो दोबारा नहीं आया। अच्छा, वो किस नागिन की बात कर रहा था? नहीं, उसने बताया तो नहीं, पर वो नागमणि के लिए जरूर यहाँ आएगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम यहाँ पूछताछ के लिए आए थे, लेकिन इस पर नजर रखो। मुकेश यहाँ नागमणि के लिए जरूर आएगा।
अरे उस लड़की को लक्ष्मी नगर छोड़ दे और यार कल का इंतजाम देख। अब भाई देख, रोज रोज बासी माल थोड़ी खाएंगे, कोई अच्छी सी नई लेकर आ यार। हाँ ठीक है। बाबा का प्रसाद अब तुझे खाने मिलेगा। माया का? सर मुझे नहीं पता माया का है। सर मैं मानता हूँ कि मैं ड्रग्स का धंधा करता हूँ, लेकिन नागमणि पाकर मैं सिद्धि हासिल करना चाहता था ताकि माया भाभी को नागलोक से वापस अपनी जिंदगी में ला सकूं। तेरा चक्कर चल रहा था ना तेरी भाभी के साथ? नहीं सर, मैं तो उनको पति के जुल्मों से बचा रहा था। सर ब्रिज उनका पति खिलाने के भी लायक नहीं है। देखो जिगजॉग पे तो मैं छाया हुआ हूं, लेकिन माया मुझे पूरी दुनिया को बताना कि मैं नपुंसक नहीं हूं, इसलिए तुम्हें बच्चा पैदा करना होगा। ऐसे क्या ताड़ रही है? किसी और के साथ चला रहा हूं तुझे? फिर मुझे पता चला कि मेरा भाई ब्रिज प्रेम कुमार को माया भाभी के साथ सुलाने का सौदा कर रहा था। देखो भाई, बच्चा तो मैं डाल दूंगा, लेकिन एक बार से मेरा मन भरेगा नहीं। अगर मेरी भाभी पे गला मेरा डाला ना तो कहां डालूंगा? क्या कर रहा है? ब्रिज ही नहीं सर, मेरा बाप भी एक नंबर का लीचड़ है, हमेशा माया भाभी पे निगाहें टिकाए रखता था। बहू अब तुम भी आराम कर लो, उसका तो कोई भरोसा नहीं है, वो आए या नहीं भी आए। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए। फिर मुझे उनके नागिन बनने और नागलोक जाने की बात पता चली। तो ये बता, तो वो खोपड़ी कहां से लाया था? किसकी कवर होती थी? और प्रेम कुमार कहाँ है? क्योंकि तेरे और उसकी फोन की लोकेशन उसका फोन बंद होने से पहले सेम थी। 2 महीने पहले उसे मारकर गाड़ दिया था। फिर जब मिर्ची बाबा ने खोपड़ी मांगी तो कब्र से प्रेम की खोपड़ी निकाल ली। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप चाहे तो मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए, लेकिन नागमणि से मुझे माया भाभी को हासिल करने दीजिए सर। अबे कोई नागमणि नहीं है, क्यों बेवकूफ बने हो? वो मिर्ची बाबा तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। वो सब कुछ ला देगा तो मैं उसे एक चमकीला पत्थर देकर बोल दूंगा कि यही नागमणि है। बोलो माया कहाँ है? ब्रिज और उसका पिता विष्णु इस बात से लगातार इनकार कर रहे थे। पुलिस नागलोक को किसी आपराधिक क्षेत्र का कोड नेम भी मान रही थी। क्या पुलिस सही दिशा में काम कर रही थी? माया के गायब होने का रहस्य अब इस केस को किस आयाम पे ले जा रहा था? मैं जिंदगी के एक ऐसे नर्कलोक में थी जहां माँ की कही हर बात झूठी साबित हो रही थी। मेरी किस्मत में प्रेम और पति का संसार नहीं था, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा की लौ अब भी चल रही है। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी प्रतिज्ञा जरूर पूरी करूंगी। सर आपको भाई एक राहगीर ने इस आदमी की लाश को देखा। सर लाश को देखकर ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन पहले इसका मर्डर हुआ है। कुछ पता चला कौन? नहीं सर इसकी जेब से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे इसकी पहचान की जा सके। बोलो। सर माया के पिता ने अपने इलाके में अनाउंस किया है कि वो अपने घर को नागिन मैया का मंदिर बना देगा। अब वो भी मानने लगा है कि माया नागलोक चली गई है। ये सब क्या है? आपने भी अपनी बेटी माया की पूजा शुरू कर दी? इतने दिनों में आप माया का कुछ पता ही नहीं लगा पाए।
तो मैं क्या करूं? मुझे लगा कि कहीं मैंने अपनी बेटी की शक्तियों का अनादर किया और मुझे परलोक में दंड भुगतना पड़ा तो। आप वाकई इतने सीधे हैं? ये सीधेपन का नाटक कर रहे हैं? नाटक नहीं कर रहा मैं, नाटक नहीं कर रहा। मेरी बेटी के चले जाने पर सा हो गया। मैंने हमेशा अपनी बेटी की इच्छाओं का अनादर किया। काश कि मैंने उसकी बात बहुत पहले ही मान ली होती और उसे हैदराबाद भेज दिया होता तो। हैदराबाद में ऐसा क्या? हैदराबाद में बहुत बड़ा स्कूल जहां पर कुकिंग सिखाई जाती। मेरी बेटी भी कुकिंग सीखना चाहती थी ताकि वो आगे बढ़ सके और 5 स्टार होटल में सेफ बन सके। हैदराबाद में जितने भी कुकिंग इंस्टीट्यूट हैं सब जगह पता करो। क्या हाल फिलहाल में माया ने उनसे कांटेक्ट किया था? और जिस होटल में शेफ थी वहां भी पता करो, शायद वहां किसी से उसने उस कुकिंग इंस्टीट्यूट का जिक्र किया। सर माया अगर अपनी मर्जी से हैदराबाद गई हो तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा। क्या ये भी हो सकता है कि माया की रची कोई चाल हो? माया के फादर पर नजर रखो और माया की तस्वीर इंडिया के सभी थानों में सर्कुलेट करो। सर उसका नाम रामेश्वर था, बड़े मोहल्ले की एक लॉन्ड्री में कपड़े धोता था। सर रामेश्वर अनाथ था, लेकिन पूछताछ के दौरान पता चला है कि उसका संजना नाम की एक लड़की से अफेयर था। और सर ये संजना काफी रईस और खानदानी लड़की है। इतनी अमीर लड़की का अफेयर एक मामूली लॉन्ड्री वर्कर से? क्या ये ऑनर किलिंग का एंगल है? संजना को बोलो। यस सर। सर मेरा और रामेश्वर का कोई अफेयर नहीं था, आपको किसी ने झूठ बोला है। कहीं आप तो झूठ नहीं बोल रहे अपनी फैमिली या किसी और को बचाने के लिए। सर रामेश्वर मुझे बहुत परेशान करता था सर। इवन उसने तो मुझे किडनैप भी। अगर रामेश्वर ने आपको किडनैप किया था तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर मैं बहुत डर गई थी, अगर मेरे घर वालों को पता चलता तो वो भी मुझे ही दोष देते। बोलो। सर मैंने माया के साथ काम करने वाले लड़के से पूछताछ की। उसका कहना है कि माया को होटल की किचन में एक दिन औरत की कटी हुई उंगली दिखी थी। अब उसको शक भी हुआ था कि वहां पर किसी का कत्ल हुआ है। तो ये उसने पहले भी नहीं बताया? सर कह रहा है कि वो बहुत डरा हुआ था। सर मुझे लगता है कि उसका बयान सही है, क्योंकि मैंने मालूम किया होटल के मालिक दिग्विजय के प्रोस्टिट्यूट्स के साथ में संबंध है। हो सकता है माया को उसका कोई राज मालूम हो गया। सर फॉरेंसिक टीम किचन में लेके जाए। चलिए। सर माया ने वो सब कुछ मुझे भी बताया था, पर वो उसका वहम था। वहम था या हकीकत, ये तो फोरेंसिक पता लगा लेगी। ध्यान रहे खून के धब्बे कितने भी पुराने क्यों ना हो, सब पता चल जाएगा। फिलहाल आप ये बताइए कि आपके पतिदेव कहाँ हैं? दिग्विजय। तुम लोगों के होटल की किचन में खून के धब्बे मिले, किसका खून है वो? साहब हमारे यहाँ तो नॉनवेज भी बनता है, तो हो सकता है किसी जानवर का खून हो। फॉरेंसिक ने चेक किया, किसी नौकर के कसाई ने नहीं। इंसान और जानवर का फर्क समझते हैं। बोलो किसका खून नहीं? सब मैंने नहीं मारा उसे, ये सब इसकी करतूत है। सब इसे सेक्स की आदत है, जानवरों की तरह नोचता था मुझे, तो मैंने अपनी खैर मनाने के लिए प्रोस्टिट्यूट के साथ सोने को बोल दिया। साहब मैंने उस प्रोस्टिट्यूट की बॉडी को काटकर ठिकाने लगा दिया था, लेकिन ना जाने वो उंगली माया ने कैसे देख ली। माया को तुम लोगों के राज का पता चल गया, इसलिए तुम लोगों ने माया को गायब कर दिया। वो तो नाग मैया बन गई थी, फिर हम उसको कैसे गायब कर सकते हैं? सब लोग बोल तो रहे कि वो नागलोक चली गई है। सर हमने इंडिया के पुलिस हेडक्वार्टर्स और कुकिंग इंस्टीट्यूट्स में भी इंक्वायरी की, हर सस्पेक्ट को खंगाला, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि माया के गायब होने के पीछे रहस्य क्या है।
ये सोशल मीडिया पोस्ट, ये अखबारों की सुर्खियां, ये सब के सब इस अंधविश्वास को बढ़ावा देने में लगे हो। सर काफी पूछताछ करने के बाद रामेश्वर के एक दोस्त के बारे में पता चला है जो कि फिलहाल गायब है। कौन दोस्त? सर किरण। सर रामेश्वर के सोशल मीडिया अकाउंट पर उसका फोटो मिला। सर किरण और रामेश्वर को कई लोगों ने एक साथ में देखा था, लेकिन सर रामेश्वर के किसी भी दोस्त से किरण का कोई पता ठिकाना नहीं मिल रहा है। संजना की बात अगर सही है तो संजना की किडनैपिंग में जो दूसरा लड़का था, मुमकिन है वो लड़का ये किरण ही हो। इस किरण के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। बस इस केस में रिविजिट करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो इस केस में हम मिस कर रहे हैं। हमें ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है। सर सर माया के केस से जुड़ी कोई नई इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली हमें, लेकिन एक दूसरे केस में रामेश्वर के दोस्त किरण के बारे में काफी बातें मालूम चली है। सर ये किरण एक नाटक मंडली चलाया करता था जो कि काफी समय पहले ही बंद हो गई, लेकिन सर इसके एक रिहर्सल रूम के बारे में पता चला जो कि अजमेर में है। हे सागर से वाष्प बन के उड़ते बादल, उनको पहाड़ों तक गमन कराने वाली हवा, हे धरा, हे आकाश, जीवित कर दो उसको। अभिलाष चल छोड़ दो मुझे, चल अब तो उसको जिंदा करना छोड़ दो, चल छोड़ो मुझे। माया, तो माया को कैसे जानता है? मैं माया से उसकी शादी के पहले से प्यार करता हूं, लेकिन हम कभी एक नहीं हो पाए। फिर एक दिन अचानक से वो मुझे मिली। प्रेम में ये जरूरी नहीं कि प्रेमी मिले, पर मैं इस नियति को नहीं स्वीकार कर पा रही कि मैं 5 स्टार होटल की शेफ नहीं बनी। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख तो ये है कि लोग मुझे शापित कहते हैं। वो बहुत दुखी थी, उसके पति ने उसका सौदा करना चाहा, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ नहीं भागी। फिर उसको सहारा देने के लिए मैंने एक खुरापात की। मैं मोनी बाबा का भक्त था। उसने बोला मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा, लेकिन सब झूठ। इसलिए उसका भांडा फोड़ने के लिए मैंने पहले से उसके पापों का वीडियो बना रखा था। किस किस के साथ सोए हो हम सब बता देंगे दुनिया को। मेरी धमकी से डर के उसने माया को नागिन मैया बना दिया ताकि मैं उसके साथ में भाग जाऊं और लोगों को लगे कि वो नागलोक चली गई है। लेकिन जैसे वो नागिन बनी, मैं खुद उसकी प्रसिद्धि देखकर चकित रह गया और उसको वहां से भगा लाया। किरण, हम हैदराबाद कब जाएंगे? अब तुम हैदराबाद भूल ही जाओ। नागिन मैया की प्रसिद्धि शेफ बनने की प्रसिद्धि से बहुत बड़ी है। अब तुम भी अपने पैर मेरे साथ यहीं जमा लो। इतना चढ़ावा आएगा ना कि सारा कड़की खत्म हो जाएगा। मतलब तुम भी मुझे इस जंजाल में बांध कर रखना चाहते हो, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? अगर मैं उसे हैदराबाद ले भी जाता तो आपके झमेले में फंस जाता, इसलिए मैं उसको टालता रहा और कुछ ऊपर की कमाई के लिए लोगों को उसके साथ सुलाने भी लगा। और जब वो तेरी गिरफ्त से भागना चाह रही थी तो मैं मार दिया उसको। साहब मैंने माया को नहीं मारा, लेकिन उसको भगाने में रामेश्वर की मदद ली और रामेश्वर को अंधविश्वास दिया कि अगर वो नागिन मैया की सेवा करेगा तो रईस बन जाएगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, कहने लगा कि वो सब कुछ पुलिस को बता देगा। फिर इसी शर्त पे माना कि जिस तरह से हमने माया को उठाया था उसी तरह से संजना को भी उठा ले। और उसके बाद जब मैं माया को देखने पहुंचा तो मैं फिर से अपना प्रेम नहीं खोना चाहता था और मैं एक ऐसी विद्या पे शोध कर रहा था जिससे मुर्दाओं को फिर से जिंदा किया जा सकता। मैंने माया को नहीं मारा सर। जिंदगी में मेरे हर रिश्ते ने मुझे छला है और आज मैं ये आखिरी पन्ना लिख रही हूं। ये समय भी आखिरी है। अब मेरा संसार खत्म हो चुका है, इसलिए मैं भी खत्म। माया एक अरसे से
अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद में जी रही थी। वो अपनी तकलीफों से भी जूझ रही थी, लेकिन वो अगर कानून से मदद लेने का हौसला रखती तो शायद उसकी उम्मीदों को भी हौसला मिल जाता। पर किरण पर भरोसा करने की उसकी एक गलती ने अंधविश्वास का ऐसा माहौल बना दिया कि वो मुसीबतों से निकलने के बजाय उनमें फंसती ही चली गई। इतिहास गवाह है, अंधविश्वास हमेशा अपराध को ही जन्म देता है और फिर एक ऐसे निराशावाद का जन्म होता है जिससे मनुष्य और समाज का उत्थान रुक जाता है, जो हम सबके लिए घातक है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।